हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइफर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टाइफर एग्ज़ाम की तैयारी को आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम वीडियो बना रहे थे। बट ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम इशू जो मेरे साथ हुआ था, मतलब मैं अपने सब्जेक्ट में थोड़ा बिजी हो गया था, जिस कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। बट होप सो हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपने जो बचे हुए मेरे वीडियोज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पार्ट ए के आपके साथ टोटल 10 ईयर, मतलब नॉट 10 ईयर, जितने आज तक एग्ज़ाम हुए 2010 से अभी तक सबकी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। तो बायोलॉजी की भी वीडियो 2022, 2022, 2023 की वीडियो पड़ी हुई है। ये 2021 की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। बात करें तो बात करने से पहले हम एक आपको बताते हैं। ये मान के चलिए ये आपका सेल है, ओके। इस सेल के अंदर जो है, इसके अंदर मैंने ये एक और बनाया। इसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। देखो, ये सेल है और ये है न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है और न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है सेल का, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से जिस पोर के थ्रू कनेक्टेड होता है, इसे हम बोलते हैं एनपीसी। इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब जो यहाँ पे जो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल आपका यहाँ पे जो है डीएनए और आरएनए का होता है, जेनेटिक मटेरियल हमारे केस में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डीएनए है, ये डीएनए बनाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। याद रखिएगा कि मैंने कहा एक डीएनए है और वह डीएनए बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि रिप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बन रहा है, ये हो कहाँ पे रहा है? साइट का है, क्या है? तो यह साइट है आपका न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर अब जो आपका डीएनए था, ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। जो बीच का डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन की साइट है इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, मतलब अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यह ट्रांसक्रिप्शन की जो साइट है, यह होती है न्यूक्लियस के अंदर। ये जो यहाँ पे आपका आरएनए बना, ये आरएनए कहाँ पे है? आपका न्यूक्लियस के अंदर। और इस न्यूक्लियस के अंदर इस आरएनए के साथ कुछ प्रोसेसिंग होगा, जिसे हम प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए बोलते हैं या प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए बोलते हैं, जिसमें इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इस आरएनए को आपको शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ से आपका एक आरएनए बनेगा और इस आरएनए को एनपीसी के थ्रू शिफ्ट करना है इधर, ये सेम आरएनए। बट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसका जो 5 प्राइम है, उस 5 प्राइम पे और 3 प्राइम पे कुछ प्रोसेस होगा, जिसमें 5 प्राइम पे जो प्रोसेस होगा उसे हम कॉमन भाषा में 5 प्राइम कैप बोलते हैं या 5 प्राइम कैपिंग बोलते हैं। और 3 प्राइम एंड पे जो है आपका, 3 प्राइम एंड पे एडिनाइलेशन होगा, क्योंकि यह एडेनिन
एडिनाइलेशन होगा, क्योंकि एडेनिन का सीक्वेंस इसके 3' एंड पे जुड़ेगा और यह इसकी स्टेबिलिटी और इसके ट्रांसपोर्ट को इन्हांस करेगा। यह आरएनए जो है आपका कहाँ पे आ गया, ये आरएनए आपका अब आ गया साइटोप्लाज्म में। ओके, क्योंकि यहाँ से ये आरएनए का ट्रांसपोर्ट हुआ। अब जब आरएनए का ट्रांसपोर्ट हो गया तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम अटैच होंगे और इस पॉइंट पे यह आरएनए से आपका प्रोटीन, इस आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोसेस जो है प्रोटीन बनने की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म पे। और ये जो प्रोसेस है आरएनए से प्रोटीन बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये जो पूरी कहानी मैंने कही, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इस पूरी कहानी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसे बोलते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का बनना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो चलो अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है। मेकिंग अ प्रोटीन फ्रॉम अ जीन इन अ यूकैरियोटिक सेल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि यूकैरियोटिक सेल में जीन से प्रोटीन बनने में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा, और ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। ठीक है, दूसरा, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो इसमें आपका क्या होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इस पॉइंट पे क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होगी, 5' और 3A जुड़ेगा। मतलब क्या है कि इस आरएनए को स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद यह ट्रांसपोर्ट करी जाएगी, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि प्रोसेस हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर है इसका डी, कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, दूसरा प्रोसेसिंग होगी, तीसरा ट्रांसपोर्ट होगा, और चौथा ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होने के बाद आपका प्रोटीन आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा है। इन 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड टू जेनिफर डाउना एंड कारपेंटर चारपेंटेरिया, जो भी हो देख लीजिएगा, फॉर देयर वर्क ऑन डेवलपिंग क्रिस्पर कैस सिस्टम फॉर जीन एडिटिंग। तो आपको याद रखना है कि जो क्रिस्पर कैस सिस्टम है, ये है क्या, तो यह हमारा बैक्टीरिया के केस में पाया जाता है। याद रखना, ये हमारा बैक्टीरिया के केस में होता है, और यह डिफेंस सिस्टम होता है। क्रिस्पर कैस सिस्टम फॉर जीन एडिटिंग में क्या है, हमारा बैक्टीरिया के केस में यह डिफेंस सिस्टम होता है। किसके अगेंस्ट डिफेंस होगा, तो वायरस के अंदर, वायरस के अगेंस्ट होगा। तो बैक्टीरिया के अंदर वायरस के अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम जो है, वहाँ से खोज हुई थी क्रिस्पर कैस सिस्टम। दिस सिस्टम इज नेचुरली एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म फाउंड इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे यूकैरियोट और प्लांट के केस में ना होके किस में है, आपका बैक्टीरिया के केस में है। कौन है ये, एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे चीज़ याद रखिए, जो इस साल का काम की चीज़ है वो क्या है, वो ये है
कि इस साल 2023 में नोबेल प्राइज जो मिला है वो किसको मिला है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इनकी हम फोटो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। कैटलिन कैरिको एंड ड्रू गजमैन। क्यों मिला है? तो इन लोगों ने कोविड-19 के अगेंस्ट mRNA वैक्सीनेशन में अपना योगदान दिया है, और mRNA वैक्सीनेशन में इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन करा है। मतलब क्या है कि इफेक्टिव mRNA वैक्सीनेशन जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट बनाया गया था, इन दोनों का उसमें काफ़ी योगदान है बेस मॉडिफिकेशन में। कौन सी बेस? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन। तो इन दोनों को मॉलिक्यूलर एंड फिजियोलॉजी में, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज 2023 का दिया गया है। याद रखिएगा, मे भी पूछ लिया जाए, इसमें नहीं तो जनरल साइंस में पूछ सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एट विच माइटोटिक स्टेज कैन स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग में क्या होता है? स्नैपशॉट ऑफ द क्रोमोसोम। स्नैपशॉट हमको देखना था, सारे क्रोमोसोम का स्नैपशॉट हमें दिखाई देता है एक साथ। तो स्नैपशॉट ऑफ क्रोमोसोम होता है कैरियोटाइपिंग, या क्रोमोसोम का विजुअलाइजेशन के लिए जो हम विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो जिस टेक्निक के थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। परफॉर्म्ड यूजिंग फोटो माइक्रोस्कोपी। ठीक है, फोटो माइक्रोस्कोपी हम यूज करते हैं सेल का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा कि किस फेज पे हमें मतलब किस सेल साइकिल के किस फेज को हम स्टैंडर्ड मानेंगे कैरियोटाइपिंग के लिए। देखो, जो इनका ऑप्शन है, हमें क्रोमोसोम देखने हैं, और क्रोमोसोम हम तब देख सकते हैं कब हमें अच्छा दिखेगा, जब कुछ इस तरह से वो दिखे। ठीक है ना? और अगर आपको सेल साइकिल याद है तो इंटरफेज के अंदर 3 फेज होता है। इंटरफेज के अंदर आपका 3 फेज होता है। एक G1 जिसे हम गैप 1 बोलते हैं, दूसरा आपका S और तीसरा आपका G2। इनके अंदर इस तरह से क्रोमोसोम हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, और इनके अंदर S फेज के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा DNA का सिंथेसिस होता है। इसके बाद आपका इंटरफेज के बाद आपका माइटोटिक फेज आता है। माइटोटिक फेज का पहला फेज प्रोफेज होता है, जिसके अंदर मतलब जो लेयर है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सब डिसअपियर शुरू होती है, डिसअपियरेशन शुरू होता है। और एनाफेज में जब आपका सेल होता है तो वो एनाफेज में वो मूव करना शुरू हो जाता है। क्या होता है आपका? वो मूव करना शुरू करता है आपका क्या? क्रोमोसोम। मेटाफेज एक ऐसा फेज है जिस फेज में आपका क्रोमोसोम जो होता है, इस मेटाफेज का जो कंडीशन है, इस फेज में आपका क्रोमोसोम जो है, फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, तो मेटाफेज के कंडीशन में आपका क्रोमोसोम इस तरह से अलाइन होता है। किस तरह से अलाइन होता है? इस तरह से अलाइन होता है। और ये जो अलाइन अभी हुआ, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रियल प्लेट। जिस प्लेट पे, जिस लाइन से ये अलाइन हुआ है, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेट कहलाता है। तो इस समय अगर आप कैरियोटाइपिंग करोगे तो आपका सारे के सारे जो आपका क्रोमोसोम है वो साफ साफ आपको दिखाई देगा। दूसरा अलाइनमेंट क्या हो सकता है, ये आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, मे भी पूछा जाए। मेटाफेज के कंडीशन में कभी कभी इस तरह से अलाइन ना होके इस तरह से भी अलाइन होते हैं। और ये जो अभी मैंने अलाइनमेंट बनाया, दैट अलाइनमेंट इज कॉल्ड पेरीफेरल प्लेट।
तो मेटाफेज एक ऐसा स्टेज है माइटोटिक डिवीजन का जो कि आपका स्टैंडर्ड माना जाता है कैरियोटाइपिंग के लिए। इस फेज के जो सेल्स होते हैं वो आप कैरियोटाइपिंग में यूज कर सकते हो। ओके, करेक्ट आंसर आपका है मेटाफेज। करेक्ट आंसर आपका क्या है? मेटाफेज। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार हर एक एग्जाम में आज तक पूछा गया है और इसको मैंने खुद के ही चैनल पे बहुत बार डिस्कस कराया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन हायर प्रोपोर्शन विद इन द हिस्टोन कंपेयर टू द साइटोस्केलेटन? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक बेसिक अमाइनो एसिड है। हिस्टोन होता क्या है? देखो, जो डीएनए है, इस डीएनए के साथ एक प्रोटीन बाइंड होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन। अब ध्यान दो, जो डीएनए है, ये डीएनए के ऊपर क्या होता है? आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो जो हिस्टोन होगा इसके ऊपर क्या होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन और डीएनए के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा? आपका इसके बीच का इंटरेक्शन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। तो हिस्टोन जो है, हिस्टोन के पास क्या है? हिस्टोन के पास आपका डीएनए, मतलब हिस्टोन जो है वो एक बेसिक अमाइनो एसिड का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बेसिक अमाइनो एसिड के जो ग्रुप, जो उसका आर है, साइड चेन है, वो आपका बेसिक होता है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज उसके पास होता है। और सबसे ज़्यादा बेसिक अमाइनो एसिड जो है, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड 3 होते हैं। पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड जो है वो आपका 3 है, HRK। जो H है यह आपका हिस्टिडीन है, R आपका आर्जिनिन है और K आपका लाइसिन है। जिसमें से RK जो है यह आपका मैक्सिमम अमाउंट में हिस्टोन में पाया जाता है। मतलब RK का फुल फॉर्म क्या है? देख लीजिए, R is the arginine, R is the arginine and K is the lysine, K is the lysine। तो आर्जिनिन और लाइसिन हिस्टोन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? RK। तो RK, फर्स्ट A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना बड़ा दिया हुआ है कि आप हो सकता है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, बट ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी है। देखो, 4 फेज कॉल्ड ABCD। यहाँ पे क्या बोला गया है? 4 फेज है, ABCD। ईच फेज लास्टिंग फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम। इसमें दिया है कि हर एक फेज अलग अलग टाइम पे ये खत्म हो रहे हैं। ठीक, मतलब इनका टाइम कांस्टेंट या सेम नहीं है। एट द एंड ऑफ द D द सेल रिटर्न टू द A। मतलब क्या है कि यह साइकिल कुछ सर्कुलर में चल रही है। मतलब A से B, B से C, C से D, D से फिर A हो रही है। इन्होंने कहा कि इन एन एक्सपेरिमेंट द स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ 10 टू पावर 6, ये 10 टू पावर 6 है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका? 10 टू पावर 6 अनसिंक्रोनाइज सेल। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सेल सिंक्रोनाइज है, अनसिंक्रोनाइज सेल्स हैं। 10 टू पावर 6 का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6 इतना सेल है। ठीक है, जो हमें मिला स्नैपशॉट में, हमने स्नैपशॉट किया जो कि हमें 10 टू पावर 6 सेल मिला है। अब इन्होंने देखा कि इट वाज फाउंड दैट 3 की पावर
3 × 10⁵ सेल जो है फेज ए में था। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितने फेज ए में हैं। 1 2 2 3। फिर फेज बी में है 4 1 2 3 4 5। फिर फेज सी में है आपका 2 2 3 4 5। फेज डी में ये हो गया आपका डी। रेस्ट ऑफ द सेल डी में है। तो रेस्ट ऑफ द सेल जो डी में है आप कैसे पता लगाओगे? देखो 4 5 6 6 और 9, ये हो गया 9। टोटल आपके पास था 10। हम इस 2 डिजिट को ही देख रहे हैं, सिर्फ देखिएगा। बाकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आपका सेम है। थोड़ा आपको मैथ थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम 10 को देखें तो इसमें आपका होगा 2 2 4 5, तो ये चला गया, तो आपको एक एक डिजिट देखनी है। 3 4 2 और ये हो रहा आपका 9, तो इसमें से आप 9 माइनस करोगे तो आपका होगा 1। मीन्स ये आपका क्या होगा 1 0 0, बाकी ये कॉमन होगा। इतना सेल आपका ए बी सी डी में है। मे भी आपको समझ में आ गया होगा मैंने इसको कैसे निकाला। मैंने बाकी नोट किया है, बाकी इनको ऐसे निकाल दिया माइनस करके। अब थोड़ा हम इसमें देखते हैं कि क्या कहानी दे रखी है इन्होंने। इफ द टोटल टाइम स्पेंट बाय वन सेल इन द 4 फेज इज नोन टू बी 24। यहाँ पे देखा गया है कि टोटल टाइम जो है यहाँ पे कितना दिया है, टोटल टाइम यहाँ पे इन्होंने 24 आवर दे रखा है। मतलब 24 आवर हमारा टोटल टाइम है जो कि एक सेल स्पेंड कर रही है हर एक फेज में। एक सेल कितना स्पेंड कर रही है? 24 आवर, पूरे चारों फेज मिला के। तो हमें बताना है कि किस फेज में एक सेल कितना टाइम स्पेंड करती है, ये हमें पता लगाना है। कौन सा हमारा इसमें ट्रू है। अब देखो हमारे पास टोटल टाइम है दिया हुआ, ठीक, हमारे पास टोटल टाइम दे रखा है। हम कैसे पता लगा सकते हैं? टोटल 10 सेल है, ठीक, और टोटल टाइम दे रखा है 24 आवर। 10 सेल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने 10⁻⁻5 को हटा रखा है, ठीक। हम इसमें क्या करेंगे, प्रोपोर्शन पता करेंगे, और जितना टाइम एक फेज में एक सेल होगा वो टाइम आपका उस पर्टिकुलर फेज के टाइम के इक्वल होगा। मतलब एक सेल यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो एक सेल जितना टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंट इन वन फेज इक्वल टू टाइम स्पेंट इन वन फेज इक्वल टू वन सेल, मीन्स proportion of cell, proportion of cell in a particular phase। मतलब मान लो कि यहाँ पे फेज अगर हम एक की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर फेज ए लिखेंगे तो फेज ए, और टोटल कितना टाइम है 24, मतलब टोटल टाइम। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक फेज में कितना टाइम यूज मतलब स्पेंड कर रहा है एक सेल। तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल सेल हमें ए फेज में मिला है उसको हम इन टोटल सेल से डिवाइड कर देंगे। तो 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोपोर्शन आएगा 0.3। उसी तरह इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.1। तो ये मैंने प्रोपोर्शन आपका निकाल दिया कि कितना प्रोपोर्शन है पर्टिकुलर सेल का
हर एक फेज में। ए फेज में 0.3 का प्रोपोर्शन है, बी सेल में 0.4 है प्रोपोर्शन, सी में 0.2 है और डी में 0.1 है। अब हमें निकालना है कि ए में कितना टाइम रहा है, तो इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 24 से और इसको भी हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, 7 इन 7, तो ये हो जाएगा 7.2 आवर। ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 आवर। इसको हम करेंगे तो हो जाएगा आपका 4.8 आवर और ये आपका हो जाएगा 2.4 आवर। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या टाइम स्पेंट इन फेज ए में 5.2, ए में 5.2 नहीं 7.2 है, दैट इज रॉन्ग। बी में 9.6, ओके करेक्ट, बी में 9.6 ही हुआ है। बाकी सी और डी की बात है तो 4.8 और 2 इतना है, तो सी में इन्होंने 3.8 दे रखा है, बल्कि बी में 9.6 हुआ है। ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर दो, जिससे कि कल ही मैं इसको ले आऊँ अगला वीडियो से पहले। नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा और मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दिखते डिफिकल्ट है, होते बहुत ही ज़्यादा ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, बाय बाय।